हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं एक्सेस सिंह कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आर ओ के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा 11 फरवरी को यूपी पीएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी उसका 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। उसी के लिए हम पॉलिटी के चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनको अच्छे से देखेंगे। इसमें कितने अमेंडमेंट के बाद पहले जो 8 थी वो 12 हो गई, साथ ही कितने विषय कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची के जो भाग हैं उसमें कितने विषय आते हैं, और 73-74 जो अमेंडमेंट हुआ, 52वां अमेंडमेंट हुआ, और कितने विषय जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता होगा ये जो अनुसूचियों से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा पॉलिटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि कितने एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे। तो ये देख सकते हैं ये कितने सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हैं पहले भी। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम सारी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। अगर आपको बता दें, आप चैनल पे पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल पे जो आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि समय कम बचा है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लेंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, तो उनको सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो लेक्चर है उनकी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी अगर तो आपको तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट एंड क्वेरी हो या दिक्कत आ रही हो, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आके इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, देख सकते हैं आप। वहाँ पे जाके इसकी लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। तो इसमें हम सारी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे। बाकी लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं अश्योर कर रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप 100% इसको सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसा कि आपने इससे पहले बहुत सारी जगह पढ़ा होगा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इससे ये वाला चैप्टर देखिएगा हमारे पढ़ के, और फिर क्वेश्चन लगाइएगा कि देख लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इतनी चीज़ देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर आज का हमारा, कौन सा, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, जो पहले 8 थी, बाद में 12 हो गई। 9 शेड्यूल जुड़ी, 10 शेड्यूल जुड़ी, दल बदल की 11वीं और 12वीं, 73 और 74 संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो देख लेते हैं अनुसूचियाँ जो दी गई हैं। पहले हम क्या देंगे, पहले पढ़ लेंगे इनको, अनुसूचियों को, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है। तो पहली अनुसूची में जो दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं, पहली अनुसूची में लिखा है संघ और उसके क्षेत्र। तो क्या है पहली अनुसूची का संबंध, संघ और उसके क्षेत्र। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भाग 1 में भी आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और पहली अनुसूची में भी क्या है, तो संघ और उसके क्षेत्र हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का संबंध है। तो अगर आपको पूछे पहली अनुसूची का संबंध कौन से अनुच्छेद से होता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक का संबंध है। साथ ही इसमें क्या आता है, तो भाग 1 आता है जिसमें दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इस संबंध में क्या है, तो अनुसूची पहली संबंध रखती है। तो इसमें क्या दिया है, राज्य के नाम और उसके क्षेत्राधिकार जो भी हैं सूचीबद्ध करता है पहली अनुसूची, और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसकी क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करता है। तो क्या है, पहली अनुसूची का संबंध किससे, संघ और उससे राज्य क्षेत्र से, अनुच्छेद 1 से 4 तक का इसका रिलेटेड है। साथ ही इसमें क्या क्या दिया है, अगर कोई भी नया राज्य बनता है या किसी को अधिग्रहित किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, कि अगर किसी राज्य का विलय किया जा रहा है अपने उसमें, या किसी नए राज्य की सीमा को कम करके एक नया राज्य बनाया जा रहा है, तो उसका फ़र्क जो है, उसका असर कौन से हमारे संविधान की अनुसूची में पड़ेगा, तो संविधान की अनुसूची 1 में पड़ेगा। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अनुसूची 1 देख ली हमने। दूसरी अनुसूची देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची का संबंध अगर एक लाइन में आप ध्यान रखना चाहें तो उसका संबंध क्या है, या परिलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंध रखता है। तो जो भी वेतन, भत्ते और परिलब्धियां हैं हमारी, उनके विशेषाधिकारों से संबंध रखता है कौन सा, दूसरा नंबर का अनुसूची जो हमारी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरी नंबर की अनुसूची किससे संबंध रखती है, तो परिलब्धियां हो गए, भत्ते हो गए, विशेषाधिकार जो हो गए वो अनुसूची 2 से संबंधित रखते हैं। और किनके विशेषाधिकार, परिलब्धियां और भत्ते, तो ये नीचे लिस्ट दी गई है कौन कौन सी, जैसे भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और परिलब्धियाँ हो गई, राज्य के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभाओं के सभापति जो हो गए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधान जो परिषद है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए। ये तो देख लिया हमने। और ये राज्य विधानसभा फिर से लिख दिया गया है, यहाँ लिख दीजिएगा, राज्य विधान परिषद है उसके सभापति और उपसभापति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, और कैग जो हो गया हमारा। तो ये जितने भी दिए हैं, इनके जितने भी वेतन हैं, परिलब्धियां हैं, भत्ते हैं, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत में आते हैं, विशेषाधिकार किसके अंतर्गत मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद दिए, जैसे अनुच्छेद 59 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया,
97 हो गया, 125 हो गया, 148 हो गया, 158 हो गया, 164, 186 और 221। ये अनुच्छेद ना ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें लिख दिया गया हमने, अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन बन जाता है तो सॉल्व करने की स्थिति में आप रहें। बाकी आप पहली अनुसूची के अनुच्छेद 104 हो गए। दूसरी अनुसूची हमने देख लिया, परिलब्धि वेतन भत्ते किसके किसके, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के और सुप्रीम कोर्ट के जज के, कैग के, और राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति के। तो ये सारी चीज़ें इसमें किस में आती हैं, तो अनुसूची दूसरी में आती हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका ये ध्यान रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन से दूसरे अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते जिनके विशेषाधिकार वेतन भत्ते, तो क्वेश्चन बन जाता है इसमें। तो इनमें से कुछ ऑप्शन दे देगा आपको और एक ऐसा होगा जिसमें नहीं आता होगा, तो इतनी चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुसूची तीसरी। तो शेड्यूल तीसरा जो है हमारा, उसमें क्या क्या दिया है, तो शेड्यूल तीसरा जो हमारा है वो किससे संबंध रखता है, तो शपथ और प्रतिज्ञान से। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे आपको अगर पूछे तो शपथ और प्रतिज्ञान से। ओथ मतलब ओथ और जो होती है उसी से संबंधित क्या है, ओथ और अफर्मेशन से संबंधित है हमारी शेड्यूल 3। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और किसके किसके ओथ आती है इसमें, तो इसमें देख लीजिएगा, केंद्रीय जितने भी मंत्री बनते हैं उनकी ओथ आती है। संसदीय चुनाव के जो उम्मीदवार जीत के आते हैं, सांसद वांसद बनते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत ओथ लेते हैं। कौन सी, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। संसद के जितने सदस्य हैं वो भी, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो भी किसमें, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत ओथ लेते हैं, तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ओथ लेते हैं। कैग हो गया हमारा, कैग भी राज्यों के जो मंत्री बनते हैं वो भी, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत ओथ लेते हैं। और साथ ही क्या दिया, राज्य विधानसभा के सदस्य हो गए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। विधानमंडल हो गए, विधानसभा हो गया, इन सभी चीज़ों के जो सदस्य बनते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रेसिडेंट की शपथ नहीं दी गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, प्रेसिडेंट की शपथ का संबंध कौन सी अनुसूची से है, तो उसमें एक सेपरेट आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 60। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 60 का संबंध है राष्ट्रपति की शपथ से। और इस अनुसूची में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं दिया गया है, अच्छे से चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी केंद्रीय मंत्री हो गए, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैग हो गए, राज्यों के जो विधानसभा उसके मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल के चुनाव के जो वो सब हैं, सारे के सारे जितने जो हैं वो किसमें, इसी तीसरी अनुसूची में शपथ लेते हैं। या ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की ओथ जो है आर्टिकल 60 के अंतर्गत मेंशन है, वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है। और बाकी अनुच्छेद दिए 75 हो गया, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 ये अनुच्छेद दे रखे हैं इसी तीसरी अनुसूची से संबंधित। चौथी अनुसूची है, इसका संबंध किससे है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है तो उसी से संबंधित है। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, आपको पता होगा राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसी के तहत राज्यों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो वो हमारा आता है चौथी अनुसूची में। ये ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यों में जो सीटों का आवंटन होता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की विधानसभाओं से, तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन किस में होगा, चौथी अनुसूची में होगा। ये दे रखा है अनुच्छेद, ध्यान रखने की जरूरत नहीं ज़्यादा आपको। साथ ही इसमें एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो कौन सी प्रणाली के तहत होता है। इलेक्शन प्रणाली कई प्रकार की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोपोर्शनल और ये सब प्रकार की होती है। तो ये बताइएगा कि कौन सी प्रणाली के तहत राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होता है। साथ ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी बताइएगा किस तरह से होता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस प्रणाली का नाम क्या है। आगे देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। तो पाँचवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो क्या है, पाँचवीं अनुसूची के संबंध किससे, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है इसमें। तो कौन सी अनुसूची में, पाँचवीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ क्षेत्र छोड़ दीजिएगा, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 क्षेत्र छोड़ के बाकी जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र आते हैं उनका जो प्रशासन से नियंत्रण संबंध है वो किससे है, तो अनुसूची 5 से संबंध है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद कौन सा हमारा, तो अनुच्छेद 244। तो अनुसूची 5 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 244 से है। और बाकी ये देख लीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र जो है उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है ये। और जो हमने बताया था असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये बाकी ये जो क्षेत्र आते हैं कौन सी शेड्यूल में आते हैं, तो ये 6ठी अनुसूची में आते हैं। तो यह अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।
तो क्या बता रहा है इसमें कौन कौन से जाता है सिक्स शेड्यूल में, ध्यान रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 जरूर नाम ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। तो छठी शेड्यूल में पूछ लेता है कौन कौन से क्षेत्र नहीं आते हैं, तो इन चारों में से कोई एक नाम ऊपर नीचे कर देता है, तो उसमें ऑप्शन देखिएगा बनते हैं क्वेश्चन, आगे हम लगाएंगे भी इसको। तो इसके लिए एक बहुत कॉमन ट्रिक चलती है, लोग इससे याद रखते हैं अमेय मित्र से। तो ये बाकी अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो बात अलग है, लेकिन ये बहुत कॉमन ट्रिक है। आ से असम हो जाता है, मे से मेघालय हो जाता है, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा हो जाता है। तो ये इसकी ट्रिक है सिक्स शेड्यूल की, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको अगर ऐसे याद हो तो अच्छी बात है। बाकी इसके अंतर्गत अनुच्छेद कौन से आते हैं, 244 और 275। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आता है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 और 275 है, और इसमें प्रावधान किया गया इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा छठी अनुसूची में। और पाँचवीं अनुसूची भी हमारी जनजातीय और जाति क्षेत्र से रिलेटेड है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से, लेकिन उसमें चार राज्यों को अगर हटा दिया जाए, बाकी का जो प्रशासन और जो नियंत्रण संबंधी प्रावधान है वो पाँचवीं अनुसूची में आएगा। 7 शेड्यूल, तो 7वीं अनुसूची देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है 7वीं अनुसूची हमारी। तो 7वीं अनुसूची में कौन से संघ और राज्य, पहली बात तो ध्यान रखिएगा 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 विषय विभाजित किए गए हैं, एक संघ के लिए, एक राज्यों के लिए और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर केंद्र और राज्यों के जो मध्य कानूनों में टकराव होता है तो उसमें क्या मान्य होगा, केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें क्या, कि अगर समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों के कानूनों के मध्य टकराव होता है, और उस टकराव की स्थिति में जो केंद्र का कानून होगा वही प्रभावी होगा। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और साथ ही 3 सूची दे गई, इसमें विषय हैं जो सूची में ध्यान रखिएगा, देख लेते हैं। आज जो सूची है, जो सेंट्रल जो केंद्रीय सूची है इसमें कितने 100 विषय हैं, पहले कम थे। जो स्टेट लिस्ट है उसमें पहले 65 थे, अब कितने हो गए, शायद पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी और जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी, तो इसमें कितने विषय हैं इसको मैं एक मिनट देख लेता हूँ, ये बदलते रहते हैं ना विषय, तो इसमें मैं देख लेता हूँ विषय इसमें कितने हैं। हाँ, तो कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं, तो इस विषय में इसमें हैं 52 विषय। तो ध्यान रखिएगा, पहले 47 विषय थे, अब बढ़ के कितने हो गए, तो 52 विषय हो गए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 52 इसमें सब्जेक्ट्स हो गए, 61 सब्जेक्ट किसमें है, तो स्टेट लिस्ट में, और जो 100 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें कौन से केंद्र के जो विषय हैं उसमें कितने हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार की अनुसूची है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, स्टेट लिस्ट, यहाँ पे बता देता हूँ। स्टेट लिस्ट में पहले स्टेट जो लिस्ट थी उसमें 66 थे, लेकिन जो 5 विषय हैं उनको हटा दिया गया है। तो 5 विषय कौन कौन से हटा दिए गए हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। उन 5 विषयों को मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 5 विषय हटाए गए हैं, वो कहाँ पे भेज दिए गए, तो समवर्ती सूची में। तो यहाँ पे पहले 47 विषय थे समवर्ती सूची में, बाद में 52 हो गए। जो 5 विषय स्टेट लिस्ट थी उससे हटा के स्थानांतरित कर दिए गए किसमें, समवर्ती सूची में। तो 5 विषय कौन कौन से स्टेट लिस्ट से हटाए गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पहला विषय जो है वो हमारा कौन सा है, शिक्षा। तो शिक्षा ध्यान रखिएगा, पहला विषय कौन सा हमारा हटाया गया, शिक्षा। दूसरा मेजरमेंट और वेट जो है, मेजरमेंट एंड वेट ध्यान रखिएगा। तो मेजरमेंट और वेट, वजन और माप तौल का जो विषय था वो भी हटा के किस में कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया। शिक्षा का विषय भी समवर्ती सूची में कर दिया गया। साथ ही एक विषय और हटाया गया, 5 विषय हटाए गए, 2 ये हो गए। मैं तीसरा कौन सा है, जंगल या फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का जो भी विषय था वो भी हटा के किस में कर दिया गया, समवर्ती सूची में। और चौथा विषय जो है हमारा वो कौन सा है, न्याय प्रशासन। तो ध्यान रखिएगा, न्याय प्रशासन जो है हमारा वो भी हटाया गया, किस में कर दिया गया, समवर्ती सूची में। न्याय का प्रशासन जो है उसको भी समवर्ती सूची में कर दिया गया। और जो पांचवा जो विषय है वो कौन सा है, तो 5वां विषय है जंगली जानवर और पक्षियों के संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है। जंगली जानवर हो गए और जो पक्षी हैं उनके संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है वो किसमें कर दिया गया, तो ये कर दिया गया समवर्ती सूची में। तो स्टेट के ये सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, 5 सब्जेक्ट। और इनको कौन से अनुच्छेद, कौन सा अमेंडमेंट से हटाया गया, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया, जो 1976 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूची हमारी जो शेड्यूल था हमारा, अनुसूची 7 में जो स्टेट लिस्ट थी उसके 5 विषय हटा के कहाँ पे कर दिए गए, समवर्ती सूची में कर दिए गए। और जो विषय हटाए गए उसमें शिक्षा है, वजन और माप तौल है, वन है या जंगल उसको कहें, फॉरेस्ट कह दीजिए। साथ ही उसके बाद जो है न्याय का प्रशासन हो गया। और उसके बाद एक विषय और हमारा हटाया गया, जो वन्य जीव हैं और पक्षियों के संबंध में संरक्षण के प्रावधान है। 5 के 5 विषय हटा के कहाँ कर दिए गए, तो उठा के कर दिए गए किसमें, तो समवर्ती सूची में। इसको ध्यान में रखिएगा। अमेंडमेंट 42वां हुआ था। तो पहले समवर्ती सूची में 47 थे, ये 5 जोड़ दिए गए तो 52 सब्जेक्ट हो गए किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट में 66 थे, 5 हटा दिए गए तो 61 सब्जेक्ट इसमें हो गया। बाकी जो केंद्र की सूची है इसमें विषय बढ़ते रहते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका संबंध किससे, तो अनुच्छेद
46 से। तो ये जो अगर 3 अनुसूचियों का पूछ ले विभाजित कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये तीनों अनुसूचियों को विभाजित किया गया है। और इसके अलावा एक और अनुसूची होती है, वो कौन सी होती है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो दे रखी है वो भी किसके पास हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो सेंटर के पास हैं, केंद्र के पास है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस में है, तो केंद्र के पास है। और ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद कौन से है, तो हाँ ये ध्यान रख लीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 248 में। तो अनुच्छेद 248 में जो अवशिष्ट शक्तियाँ बचती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो भी विषय ना कि केंद्र की सूची में दिए गए हैं, मतलब ये जो 100 विषय दिए गए इसमें भी नहीं है, ना स्टेट के 61 जो सब्जेक्ट दिए गए इसमें भी नहीं है, और ये जो 52 सब्जेक्ट दिए हैं समवर्ती सूची में इसमें भी नहीं है। इन तीनों के विषय हटा दिए जाएँ। अगर कोई नया विषय इंट्रोड्यूस होता है, तो जो नया विषय इंट्रोड्यूस होगा, जिस पे नया कानून बनाना होगा, तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, वो भी केंद्र के अंतर्गत आएगा। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ भी आएंगी किसके अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत आएंगी, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। 246 के अंतर्गत क्या है, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत हमने बता दिया 3 सूची में विभाजित किया गया है 7वीं अनुसूची को, और जो 3 सूची है उसमें विषय भी हमने बता दिए, और जो स्टेट लिस्ट है उससे जो 5 विषय हटाए गए हैं वो भी हमने बता दिए। साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर लिखने की जगह यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक आर्टिकल है हमारा कौन सा, 249। तो अनुच्छेद 249 जो है क्या कर सकता है कि जो संसद है उसको राज्य के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर। तो चीज़ ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विषय और संधि समझौते के आधार पर जो संसद है हमारा वो किस पे, राज्यों की सूची पे कानून बना सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दिया हुआ जैसे इसमें देख लीजिएगा, मैं इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा। तो ये कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 249, राष्ट्रहित के जो भी राष्ट्रहित के संबंध में कोई भी प्रावधान होता है उसके संबंध में क्या करेगा, जो संसद है हमारा राज्य की सूची में कानून बना सकता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7वां अनुसूची देख ली, 8वीं अनुसूची देखते हैं। तो इसमें इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा जो मैंने लिख दी, एक बार लेक्चर फिर से देख लीजिएगा। 8वीं अनुसूची किससे संबंध रखता है, तो 8वीं अनुसूची के संबंध किससे है, तो भाषाओं से संबंध है। और भाषाओं का एक और भाग है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा पार्ट है, पार्ट 17। तो भाषाओं से संबंधित अगर आपसे भाग पूछ ले तो भाग 17 है, और अनुसूची पूछ ले भाषाओं से संबंधित तो अनुसूची हमारी कौन सी है, तो अनुसूची है 8वीं। 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है अनुसूची किसमें, 8 में, अनुच्छेद 344 और 351। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 344 और 351 में का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची से है। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, और भाषाओं से संबंधित प्रावधान आपसे पूछे कौन से भाग में है, तो भाग हमारे 17 में। ये भाषाएं दी गई हैं 22 भाषाएं, ये सारी की सारी भाषाएं किसमें, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश नहीं दी है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अगर आपसे क्वेश्चन ये बनता है 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं नहीं है, वहाँ पे अंग्रेजी भी डाल दिया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश का प्रावधान, जो 22 की 22 हमारी जो भाषाएं हैं उसमें कहीं भी अंग्रेजी का प्रावधान नहीं दिया है, लेकिन अंग्रेजी को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर, और ये कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो आधिकारिक भाषा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बाकी इसमें जो अनुसूची 8 है इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं है अंग्रेजी का। तो ये भाषा देख लीजिए, असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी, गुजराती, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये सारी की सारी भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भाषा का प्रावधान नहीं किया गया है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 9 शेड्यूल देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची ध्यान में रखिएगा, 9वीं अनुसूची जो हमारी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जोड़ा गया था किस लिए, तो लैंड रिफॉर्म के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था लैंड रिफॉर्म के लिए। अगर तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसा मैंने बताया, अगर कोई भी जो विषय है वो हमारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, तो 9वीं अनुसूची में डालने के बाद उस विषय में क्या होगा कि उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाता था, कब से, 2007 से पहले तक का जो भी, और 1973 के पहले जितने भी कानून रखे गए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित करीबन 248 विषय हैं, तो उनका क्या होता था, उनको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जो भी विषय अगर भूमि सुधार से संबंधित जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाते हैं तो उनको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन एक केस होता है IR कोहलो करके 2007 में, तो उसमें बताया जाता है कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय देता है कि 9वीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और किन सब्जेक्ट्स का, जो 1973 के बाद से जोड़े गए थे, जो केशवानंद भारती मामले केस के बाद से जितने भी विषय अनुसूची 9 में जोड़े गए उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बशर्ते जो जुडिशियल रिव्यू होगा हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन होगा, न्यायिक समीक्षा, जो न्यायिक समीक्षा होगी वो किस आधार पर होगी, उस आधार पर होगी उससे अगर अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा IR कोहलो केस में कि अनुच्छेद 14, 19, 21 का अगर हनन होता है, कोई भी ऐसा विषय अगर 9वीं अनुसूची में पड़ा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट।
और साथ ही और किन विषयों का 1973 के बाद से जितने विषय उसमें ऐड किए गए, उसके पहले के विषयों का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है, बशर्ते वो जो प्रावधान उसमें शामिल है वो अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन ना करते हो। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये बताया गया था 9वीं अनुसूची में। कभी 9 शेड्यूल में अलग से चैप्टर वो लेंगे, क्लास लेंगे तो अच्छे से समझ लीजिएगा उसको। और जवाहरलाल नेहरू के समय लाई गई थी, इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे बाकी इसमें देख सकते हैं क्या, 9वीं अनुसूची हमने देख लिया, अनुच्छेद 31 बी और सी जोड़े गए थे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी 31 बी और सी किसके, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दिया, 9वीं अनुसूची में बताया कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित इसमें क्या दिया गया, पारित अधिनियम और विनियमन को क्या किया गया, इस सूची में वर्णित किया गया। और अन्य मामले से निपटने के संबंधी जो विनियमन है इसको भी इस सूची में शामिल किया गया। यही बता रहा है जितने भी इस विषय में सूची में शामिल किए गए उनको डायरेक्ट मतलब सामान्य तौर पर नहीं किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन अगर उल्लंघन होता है जैसा मैंने बताया अनुच्छेद 14, 19 और 21 का, तो उस आधार पर इसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। और ये बताया था IR कोहले के केस में 2007 में जो हुआ था। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची सबको पता होगी, दल बदल 52वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन हो गया हमारा 1985 में, शायद हाँ 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। उसी के तहत दल बदल विरोधी संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। अनुच्छेद 102 और 91 का संबंध है 10वीं अनुसूची से। साथ ही इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का इसमें उपाय किया गया है, अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और कौन से 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पता होगा, पंचायतों से संबंध रखती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 प्रभावी 1993 में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 12वीं अनुसूची भी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जितनी भी अमेंडमेंट करके सूची जोड़ी गई उनको तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पहली एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में जो पंचायत हैं इसमें कितने विषय आते हैं, तो 29 विषय आते हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो 29 सब्जेक्ट्स हैं। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 29 सब्जेक्ट्स हैं किसमें, तो पंचायतों के पास 29 विषय हैं ऐसे जिन पर वो कानून बना सकती है। और किसमें जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं और 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें नगर पालिका जो है हमारी उसको जोड़ा गया। और यहाँ पार्ट ध्यान रखिएगा, इससे पार्ट कौन सा है, 9। तो 9वां पार्ट है हमारा भाग 9। भाग 9 में 11वीं अनुसूची मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 11वीं अनुसूची का मतलब 11वीं अनुसूची हमारी किसमें किससे संबंध रखती है, तो पंचायतों से रखती है। और पंचायतों का प्रावधान जो पार्ट में है कौन से भाग में है, तो भाग 9 में है। और 9A में किसका है, तो नगर पालिकाओं का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 9A में नगर पालिका का और 9A में पंचायतों का। अमेंडमेंट 73 बता दिया। और क्या है, 29 सब्जेक्ट हैं पंचायतों के पास और 18 सब्जेक्ट के आसपास 18 विषय हैं। ये दिया हुआ देखिए यहाँ पे। तो 18 विषयों का किसमें उल्लेख किया गया, तो 12वीं अनुसूची में किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑलरेडी, अनुच्छेद 243G और 243W। तो इतनी चीज़ जिसमें देख लीजिएगा। ये सारी की सारी हमने अनुसूची पढ़ ली अच्छे से। आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन लगा के। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन लगाते हैं और एक बार इसको और पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से, PDF में अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन लगा के देखते हैं क्या दिया है कि क्या है, कुल कितनी अनुसूची भारतीय संविधान में। वर्तमान ने पूछा, प्रारंभ में तो कितनी थी, 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, तो 12 है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछ ले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है, तो 12 है। 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई हैं अलग से अमेंडमेंट करके। फिर से वही क्वेश्चन, 12 अनुसूची लगा लीजिएगा। आगे क्या बता रहा क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं कुछ, इनमें विचार करना है। तो विचार क्या, पहला कथन दिया गया संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में बता रहा 20 भाग हैं। तो 20 भाग हैं नहीं 22 भाग हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बता रहा कि क्या भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो 390 बता रहा है। ये भी गलत है, वैसे तो 395 है, लेकिन अगर इनमें जो सब सेक्शन ऐड किए गए उनको ऐड कर दिया गया तो करीबन 400 के ऊपर निकल जाते हैं, 455-55 के आसपास। तो ये भी गलत है। आगे क्या दिया तीसरा कथन, तो तीसरा कथन दिया है कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये हमने भी बताया ऊपर जैसे। तो इसमें राइट आंसर हमें चूज़ करना है, तो तीसरा हमारा हो गया राइट आंसर। तीसरा कथन केवल करेक्ट है, बाकी 22 भाग हैं। और जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब बढ़ के 450 के ऊपर हो चुके हैं। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान की नीचे अनुसूची दी गई है। कौन सी अनुसूची पूछ रहा है, राज्यों के नाम की सूची और उसका राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो कौन सा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा और राज्यों के नाम के संबंध में ब्यौरा देती है अनुसूची, तो ऑप्शन दे सकते हैं, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो हमने जैसे बता दिया, अभी पढ़ा भी है। पहली अनुसूची में जो राज्य हैं उनके नामों से संबंधित प्रावधान है और उनका जो राज्य क्षेत्र है वो सभी चीज़ों का ब्यौरा कौन सा है, तो अनुच्छेद कह रहे हैं शेड्यूल 1 में और पार्ट 1 में भी ध्यान में रखिएगा।
पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, अगर भारत संघ के अंदर कोई नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान ने पूछा कौन सी अनुसूची इसमें संशोधन किया जाना अवश्य हो जाएगा। तो अगर किसी भारत संघ के अंदर एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो पूछ रहा कौन सी अनुसूची में अमेंडमेंट करना आवश्यक हो जाएगा। तो जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में लेक्चर लेते हुए बता ही दिया था, तो जितना भी राज्यों से संबंधित प्रावधान होगा अनुसूची में कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पहली अनुसूची में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको राइट टिक कर लीजिएगा, पहली अनुसूची। चौथी अनुसूची पूछ रहा है, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो चौथी अनुसूची अभी हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बी दिया राजनीतिक दल बदल, सी पंचायत और डी भाषाओं से संबंधित। तो राइट आंसर क्या है, राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के विधानसभा है वहाँ से जो राज्यसभा के सीट जो केंद्र की राज्यसभा है वहाँ पे जो सीटों का आवंटन होगा, तो कौन सा कहाँ किस में प्रावधान किया गया, कौन सी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, भारतीय संविधान में थर्ड अनुसूची जो है निम्नलिखित में से क्या उपबंधित करती है। जो तीसरी अनुसूची है पूरा क्या पहले तो पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है देख लेते हैं। ए है राज्य संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ, और क्या दिया संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ है। तो क्या पूछ रहा कि तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ है, तो तीन ये ऑप्शन दिए गए, कथन दिए गए। ऑप्शन दिया है ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4 और डी 1 2 3 4। तो इसमें क्या पूछा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया गया था, राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी के जितनी भी शपथ लेते हैं संसद के, चाहे मंत्री हो जाएं, चाहे सदस्य हो जाएं, चाहे सब अध्यक्ष हो जाएं, चाहे उपाध्यक्ष हो जाएं, इन सभी की शपथ जो होगी वो किसमें अनुसूची 3 में आएगी। लेकिन जो राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुसूची 3 में नहीं आती है। तो इसमें राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, तीसरा एलिमिनेट कर लीजिए यहाँ से। अब तो एलिमिनेशन खैर चलता नहीं है, जिस हिसाब से पेपर आया था इस बार का। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आठवां देखते हैं, मिलाना है क्या क्या पूछ रहा, सूची 1 और 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो मिला के देख लेते हैं, बस मिला क्या करना है। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यसभा में भी क्षेत्र क्या किए जाते हैं, आवंटन होता है जो क्षेत्रों का। आगे क्या है, 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से संबंधित हमने बता दिया। जो 7वीं अनुसूची है उसका किससे संबंध है, तो भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा से है, ये भाषा हो गया। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। 9वीं अनुसूची क्या हो गई, तो हमारी लैंड रिफॉर्म से हो गई। और छठी अनुसूची जो हो गई वो किससे संबंध हो गया, जनजातीय क्षेत्र से। और छठी अनुसूची में मैंने बताया था 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ध्यान में रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और प्लस त्रिपुरा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन, फिर से सूची मिलाना है नंबर क्वेश्चन। तो 10वां हो गया दल बदल, 7वां हो गया विधायी शक्तियों का वितरण, जिसमें 3 प्रकार की 7वीं अनुसूची बताया था कि राज्य और केंद्र और समवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया। 8वीं अनुसूची का संबंध हो गया भाषा से, और 9वीं का क्या हो गया, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो ये यहाँ पे फिर से मिला लीजिएगा, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। 7वीं अनुसूची में क्या हो गया, तो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची हो गई, और ये हो गया हमारा। और 9वीं अनुसूची क्या हो गया, जो 9 शेड्यूल है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 10 हो गया। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। तो क्या पूरा 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित कब किया गया था, ए ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी मोरारजी देसाई। तो जैसा हमने बताया था स्टार्टिंग में कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जोड़ी गई थी। लैंड रिफॉर्म से संबंध है इसका, और इसका जो है क्या किया जाता है, इसलिए जोड़ा गया था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय डाल दिया जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती नहीं दी सकती, और इसलिए दिया गया था। बताया था मैंने, आराम से सुन लीजिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक निर्णय दिया, उसमें बताया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत अगर कोई किसी का उल्लंघन नहीं होता है मौलिक अधिकारों का, तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पर ये डाला गया था, और जिस समय डाला गया था उस समय इसमें पूरी छूट थी। अगर कोई भी विषय इसमें डाल दिया जाता है तो उसको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी सकती, और डाला इसलिए जाता था क्योंकि लैंड रिफॉर्म से संबंधित उस समय कानून बनाने थे सरकार को। तो इतनी चीज़ें देख लीजिएगा। 12वीं अनुसूची, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूछ रहा, वही भूमि सुधार से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी अनुसूची। तो बार बार इसमें ऑप्शन ना पढ़ते हुए राइट टिक कर लेते हैं, 9वीं अनुसूची। कथनों पर विचार करना, सही कथन बताना हमें। तो देख लेते हैं, ए दिया भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की
9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा क्या दिया है कि 9वीं जो अनुसूची है उसको किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं हो सकता उसमें। तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें शायद क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है। वैसे इसका राइट आंसर पहला होगा, जो इसमें जो न्यायालय हो हस्तक्षेप कर सकता है 9वीं अनुसूची में, बताया था मैंने, बशर्ते उससे किसी का मूल स्ट्रक्चर ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का, उसका उल्लंघन ना हो रहा हो। कोहिलो केस पूछ रहा है, IR कोहिलो केस भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची से संबंध रखता है? ऑप्शन ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं और डी 10वीं। तो कोहिलो केस कब हुआ था? तो पहले ध्यान में रखिएगा 2007 में। तो कोहिलो केस कब हुआ था? 2007 में हुआ था। संबंध कौन सी सूची से रखता है? तो 9वीं अनुसूची से रखता है। नेक्स्ट क्या है? मिलान करना, ये पुराना क्वेश्चन है। तो मूल संविधान में तो संघ सूची में 97 विषय थे, समवर्ती सूची में कितने थे? 47, और राज्य सूची में 66 विषय थे। बाद में इसके 5 विषय हटाकर इसमें कर दिए गए, और इसमें हो गए 61, और इसमें हो गए 52, और इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, मिला लीजिए। पहले का A हो जाएगा, जो दूसरा है उसका C हो जाएगा, और तीसरे का B हो जाएगा। यही होगा, ये गलत है सॉरी, दूसरे का C और तीसरे का B। तो ये B नंबर राइट टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय कौन सी अनुसूची में आता है? तो पूरा आर्थिक नियोजन का विषय कौन सी अनुसूची में आता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है क्या? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्तियों, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। और जो किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं होता है वो अवशेष शक्तियाँ हो जाती हैं, वो केंद्र के पास चली जाती हैं। तो क्या पूरा आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन का विषय कौन सी अनुसूची में आता है? तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची में आता है आर्थिक नियोजन का विषय। इसको टिक कर लीजिएगा। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, समवर्ती सूची टिक कर लीजिएगा। 18वां क्या है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान में कौन सी सूची में रखा गया? जो जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसकी रोकथाम के संबंध में पूछ रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन दिया है केंद्र, बी राज्य, सी समवर्ती, डी उद्देशिका, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो जानवरों के प्रति क्रूरता के संबंध में विषय कौन सी अनुसूची में रखे गए? तो अनुसूची हमारी कौन सी हो जाएगी? समवर्ती। ये ध्यान रखिएगा, टिक कर लीजिए समवर्ती अनुसूची को, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट देख लेते हैं 19वां। कौन सा विषय पूरा समवर्ती सूची का है? तो ए है पुलिस, ये राज्य का हो गया, स्टेट का सब्जेक्ट है। आपराधिक मामले, विदेशी मामले हमारे सेंटर के हो गए हैं। रेडियो टेलीविज़न भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय आपको पता होगा केंद्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा सेंटर का हो गया। तो बचा कौन सा? आपराधिक मामले। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा हो गया? तो आपराधिक मामले हो गए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन। कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में पूछ रहा कौन सी मद है इनमें से? जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। तो कौन सा पूछ रहा है इसमें? क्या कि कौन सा इसमें है? इसमें तो समवर्ती सूची में पूछ रहा है। हाँ, ये समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और जो परिवार नियोजन का विषय है वो किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी पर कैपिटा इनकम और ये सब किस में? सेंटर की लिस्ट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है कौन सा? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय आपको पता होगा, सेंसस केंद्र सरकार कराती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है। दल बदल विरोधी 10वीं पे है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या है गलत, क्या है इसमें? तो तीसरा नंबर का गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है कौन सा? चौथी अनुसूची में है। 4th लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का विषय पूछ रहा कौन सा है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो अभी जैसे मैंने बताया था 5 विषय को स्थानांतरित किया गया था। शिक्षा हो गए, इसमें 1 हो गए, और वेट एंड मेजरमेंट हो गया, और कई 2 विषय और थे। तो ध्यान रखिएगा कि समवर्ती सूची में आएगा शिक्षा का विषय। 23वां नंबर क्या है? शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन द्वारा डाला गया? तो इन चीज़ों को हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया है। तो ऑप्शन दे रखा है 24वां संविधान संशोधन, बी 25वां, सी 42वां, डी 44वां। तो राइट आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया। पहले जो राज्य विषय का था 1 को पूछ रहा है जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, अभी हमने बता दिया। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत पूरा कौन सा संबंधित सूची के बारे में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कथन नहीं है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं। 1 समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, बी दिया है शेयर बाजार, सी दिया है डाकघर बचत, और डी दिया है क्या?
डी दिया है जन स्वास्थ्य और राज्य सूची। तो ये शेयर बाजार जो हमारा होगा वो सेंट्रल लिस्ट में होगा, ना कि स्टेट लिस्ट में, तो यही सुमेलित नहीं है, तो इसको टिक कर लीजिएगा, शेयर बाजार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है 26वां नंबर क्वेश्चन, केंद्र सूची राज्य सूची दी रखी हैं, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। जनसंख्या, इसमें क्या क्या करना है हमको, पुलिस और सार्वजनिक ये तो राज्य सूची में जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट में चला जाएगा, और ये केंद्र सूची में चला जाएगा, जनगणना। तो ये हो गया हमारा अवशेष विषय, जो बाद में किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी सेंटर के ही अंतर्गत आते हैं। अवशेष विषय हो गया हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान, राज्य विषय में पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, केंद्र में जनगणना हो गई, समवर्ती में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो गया। तो ये सारे विषय मिला दिए मैंने, देख लीजिएगा इसको। 27वां नंबर देखते हैं, प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रावधान देख लेते हैं। पहला कथन है राज्य के डीपीएसपी का शिक्षा पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। दूसरा क्या, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। तो इसमें पूरा क्या शिक्षा पर क्या प्रभाव डालता है निम्नलिखित में से, और दिए गए हैं डीपीएसपी, ग्रामीण और शहरी विकास, ये सारे के सारे मुझे लगता है प्रभाव डालते हैं। तो हाँ, इसमें राइट आंसर क्या है, ये सभी के सभी जितने विषय दे रखे हैं इसमें सभी के सभी किस पे प्रभाव डालते हैं हमारे उस पर, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या 28वां क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान करती है। अनुसूची दे रखा है दूसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। तो राइट आंसर होगा 10वीं। 5वीं आपको पता होगा, जनजातीय असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़ के जितने भी जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में। 8वीं आपको पता होगा भाषा से संबंधित है, 8वीं भाषा से हो गई। और दूसरी अनुसूची पता होगा आपको वेतन भत्ते परिलब्धियों से संबंधित है। 29वां देखते हैं, दल बदल फिर से रिपीट हो गया, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के संबंध फिर से क्या है, क्वेश्चन रिपीट है, दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट देखते हैं 31वां, 10वीं अनुसूची का संबंध फिर से अगेन रिपीटेड है। आगे दिया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन सा विषय का उल्लेख नहीं है पूछ रहा। तो इसमें कौन सा विषय का उल्लेख नहीं संघ सूची में, जनगणना है, और कौन सा नहीं है इसमें, बैंकिंग दे रखा है, बैंकिंग केंद्र का ही है जहाँ तक। तो बैंकिंग किसका है, केंद्र का ही है जहाँ तक देख लेता हूँ मैं। तो इसका संबंध किससे नहीं है, जो गैस का संबंध है ये किस, तो इसमें उल्लेख किसका नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो दिया है गैस, इसका उल्लेख नहीं है किसमें, संघ सूची में, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे फिर से पूछ रहा है क्या, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची संबंधित नहीं है। तो कृषि होगा, संघ सूची संबंधित नहीं है। बाकी रेलवे, रक्षा और वैदेशिक मामले सारे के सारे किससे संबंध रखते हैं, तो संघ सूची से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है 34, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची है उसमें किसका उल्लेख नहीं है। तो क्या पूरा 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है उसमें किसका उल्लेख नहीं है, तो शिक्षा का हमारा किस पे उल्लेख नहीं है, राज्य सूची में नहीं है। पहले शिक्षा राज्य सूची में थी, अब इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब समवर्ती सूची में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी रेलवे, पुलिस सेंटर में, सेंट्रल के अंतर्गत आती है, विद्युत और वन भी हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो यही हमारा, तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है, वन भी तो हमारा समवर्ती सूची में आता है। तो किसका उल्लेख है पूछ रहा है, तो ये क्या, सॉरी इसमें मैंने पढ़ा नहीं, राज्य सूची में पूछ रहा है किसका उल्लेख है। तो शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में हो गई, तो ये हटा दो। वन भी हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में हो गया, इसको भी हटा दीजिए। रेलवे, पुलिस बची, तो रेलवे पुलिस को देख लेते हैं। और क्या है, विद्युत, तो ये भी नहीं है। तो क्या है, रेलवे पुलिस का संबंध किससे है, तो हमारी राज्य सूची से संबंध रखती है रेलवे पुलिस। तो देख लीजिएगा इसको, मुझे लगता था रेलवे क्या है, सेंट्रल से संबंध रखती है। तो ये दिया है इसमें राज्य सूची। क्वेश्चन कब का है, 1997 का है, तो इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि क्या, इसमें भी वही टिक कर लीजिएगा। पंचायती राज विषय कौन सी सूची में है, तो पंचायती राज विषय कौन सी सूची में पूछ रहा है। ए है संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, या डी अवशिष्ट सूची। तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज विषय कौन सी सूची में बता रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जो राज्य की सूची उसी के अंतर्गत पंचायत का विषय दिया गया। तो पंचायती जो विषय है वो किसमें, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 37 क्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 जो समवर्ती सूची है उसका संबंध किससे है। तो दे रखा है दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था। तो किसका संबंध है 37 नंबर क्वेश्चन का, तो दंड प्रक्रिया है वो समवर्ती सूची से संबंध रखती है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे, उसको देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया,
तो देखते हैं इसमें क्या दिया क्वेश्चन में। 38वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेना हो गया। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 विषय हैं, केंद्रीय विषय, राज्यों के विषय और समवर्ती सूची के विषय। तो पूछ रहा किसके अंतर्गत ये सब विषय रखे गए हैं, विवाह हो गया, विच्छेद हो गया, गोद लेना हो गया। तो ऑप्शन दे रखा है सूची 1 में केंद्र, बी में राज्य सूची, सी में समवर्ती और डी में कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत सारे विषय रखे गए। कौन से, विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेना आदि जितने भी विषय हैं किसके, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इनकी नीचे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है 39 नंबर क्वेश्चन। तो पूछ रहा है जो 7वीं अनुसूची है हमारी, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं विषय, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची ये सब आते हैं। तो बता रहा कि संबंध जो है राज्य विधानमंडल का निर्वाचन किससे संबंधित है। तो राज्य विधानमंडल का जो निर्वाचन होता है, पूछ रहा है कौन सी अनुसूची से संबंध रखता है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, ए है सूची 1 मतलब केंद्र की सूची और प्रविष्टि मतलब संख्या 72। सूची 2 कौन सी हो गई, तो सूची 2 हो गई हमारी कौन सी, राज्य की सूची हो गई। सूची 2 की प्रविष्टि 27 दिखा रहा है। तीसरा क्या हो गया, सूची 2 मतलब राज्य सूची हो गई, और कौन सी प्रविष्टि 37वीं बता रहा है। तो इतना डेप्थ में नहीं जाता क्वेश्चन, तब भी मैं इसमें बता देता हूँ। और डी दिया है समवर्ती सूची हो जाएगी, सूची 3 और प्रविष्टि 32। तो पूछ रहा है राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन का संबंध किससे। तो राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन का जो संबंध है वो रखता है किससे, 72 में भी दिया हुआ है अनुच्छेद, प्रविष्टि जो 72 है, अनुच्छेद कह रहा हूँ मैं, सॉरी, केंद्र सूची जो दी गई है उसमें जो 72वें नंबर का विषय है वो भी संबंध रखता है किससे, तो राज्यों के चुनाव से, राष्ट्रपति के चुनाव से और संसद द्वारा जो चुनाव होते हैं इन सभी से संबंध रखता है 72वां नंबर का विषय। और जो राज्यों की सूची है, सूची नंबर 2 राज्य सूची के प्रविष्टि 37 भी संबंध रखती है किससे, तो राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचन से। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए प्लस सी। तो ये ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, मैंने लगाया नहीं है इसमें, मतलब PDF में, वरना उसमें ए और सी आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो शुल्क एवं कर लगाने का पूछ रहा, जो अधिकार है कौन सी अनुसूची में है। तो 6ठी हो गई, 7वीं देख लिया, 9वीं हो गई, 11वीं हो गई। तो किसके अंतर्गत आता है, तो कर लगाना और शुल्क लगाने का अधिकार तो हमारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है भूमि सुधार। सॉरी, इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। क्या है, शायद भूमि, एक सेकंड कॉल आ रही। हाँ, तो 41वां क्वेश्चन क्या है, भूमि सुधार पूरा लैंड रिफॉर्म किसके अंतर्गत विषय, किसके अंतर्गत आता है ये विषय लैंड रिफॉर्म का। तो ऑप्शन ए देखा रखा है, संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची या डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है ये पूछ रहा है। भूमि सुधार आपको शुरुआत में बताता है, ये राज्यों का विषय है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा लैंड रिफॉर्म। तो यहाँ किसके, राज्य के अंतर्गत आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है हमारा लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 42 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र में कोई खनन करता है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई खनन करता है उसके अंतरण को शून्य किया जा सकता है। तो पूछ रहा कौन सी अनुसूची में प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र के लिए कौन सी अनुसूची है, तो 5वीं है। और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए 6ठी अनुसूची। तो 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्रों के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 3री, 5वीं, 9वीं और 12वीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 5वीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत हमारे जनजातीय क्षेत्र भी आते हैं, जनजातीय क्षेत्र भी आते हैं अनुसूचित। तो उसी के अंतर्गत क्या है, अगर खनन कोई करता है निजी पक्षकारों के अंतरण और अकृत के लिए शून्य उसको घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये पूरा किसके अंतर लिए विशेष उपबंध किए गए। ऑप्शन ए है 3रा, बी 5वां, सी 7वां और डी 9वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5वीं अनुसूची आपको जैसे हमने बता दिया, इसका संबंध किससे, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्या बता रहा है कि 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है किससे संबंध है उसका। तो ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्तियों प्राधिकारों उत्तरदायित्व का निर्धारण के लिए, या डी दे रखा है ये सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची का भी संबंध मैंने कैसे बता दिया, जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, मैंने बताया जैसा कि। तो इसको राइट टिक कर लीजिएगा, जनजातीय क्षेत्रों के लिए। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें कौन से 4 राज्य आते हैं, तो असम आता है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। असम है, मेघालय है, मिजोरम और प्लस त्रिपुरा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन बनता है 6ठी अनुसूची में।
कभी कभी पूछ लेता है कि छठी अनुसूची में कौन से विषय नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए, आगे बना हुआ भी है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान की अनुसूची 6 में कौन से राज्य लागू नहीं होते। तो कौन से राज्य नहीं आते पूरा अनुसूची 6 में, तो असम है, ऑप्शन ए, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो यहाँ मैंने 4 नाम लिख रखे हैं, देख सकते हैं आप। तो इसमें देख लीजिए मणिपुर कहीं नहीं लिखा है, तो राइट आंसर क्या होगा, जो छठी अनुसूची है मणिपुर में लागू नहीं होती है। 46 छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, तो वही पूछ रहा है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इस पर लगा लीजिएगा। असम नहीं दे रखा है, तो बाकी ये टिक कर लीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर दे रखा है मैंने, इसी से टिक कर कीजिएगा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है, छठी अनुसूची कौन से राज्य में लागू होती है, नीचे ऑप्शन दे रखा है। ए है त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी उपरोक्त सभी। तो कहाँ पे, त्रिपुरा टिक कर लीजिएगा, ना ही सिक्किम में है ना ही नागालैंड में लागू होती है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वीं अनुसूची किससे संबंध रखती है। तो 11वीं अनुसूची का संबंध हमने बताया था स्टार्टिंग में ही लेक्चर लेते वक्त, जब अनुसूची डिस्कस कर रहे थे। पंचायतों से संबंध है 11वीं अनुसूची का, तो टिक कर लीजिएगा, पंचायतों से संबंध है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंध रखती है, 11वीं अनुसूची से पंचायत संबंध रखती हैं। इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। भाग कौन सा है, तो भाग 9वां ये है, पार्ट 9 और 9A नगर पालिका, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 49वां नंबर क्वेश्चन, विषय पूछ रहा है 11वीं अनुसूची मतलब पंचायतों के अंतर्गत कितने विषय ऐसे आते हैं जिसके लिए वो कानून बना सकते हैं, तो यही पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, A 22, B 24, C 29 या D 32। तो जैसा भी हमने ऊपर बताया 29 विषय आते हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, सारे क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए हैं और शेड्यूल्स भी हमने सही से पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो है उसकी पहुंच बहुत सारे लोगों तक हो जाए, उनको इस लेक्चर का लाभ मिल सके। और बाकी अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने बताया यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा कंसाइज GS फॉर IS PCS, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।